चलिए स्टार्ट करें। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आई एम फारूक एंड एज फार एज माय पोर्टफोलियो इज कंसर्न, एक मेरा पोर्टफोलियो एज अ एचओडी फॉर नॉर्थ कैंपस एंड एज वेल एज लीड फैकल्टी फॉर एफबीटी एंड एलडब्ल्यू। आज की जो हमारी करेंट एंगेजमेंट है दैट इज रिलेटेड टू F4, और इसका जो टेक्निकल लीगल नेम है दैट इज LW, which is short for law। देखिए, अब बिफोर स्टार्टिंग दिस सब्जेक्ट हमें पहले समझना पड़ेगा ये सब्जेक्ट हमारे पास क्यों है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाई इट इज बीन एडेड टू और कोर्स आउटलाइन। देखें, बुनियादी तौर पे इस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव आपको, सीधी सी बात है, लॉयर बनाना नहीं है, बट ऐसा अकाउंटेंट जिसके पास लॉ की नॉलेज। प्राइमरली ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू मेक यू एन अकाउंट लॉयर, ऑब्वियसली लॉयर तो नहीं बनना आप, बट एक अकाउंटेंट के पास लॉ की नॉलेज होनी चाहिए। अब ये क्या बात है बीच में, मैं समझाता हूँ आपको। आपने जब अकाउंटिंग पढ़ी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ी, तो आपको बताया गया कि जी जब आप कैश पे कोई चीज बेचें तो उसकी एक एंट्री है, कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट, सॉरी कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट। इसी तरह जब क्रेडिट पे बेचें तो अकाउंट्स रिसीवेबल या डेटर्स डेबिट और सेल्स क्रेडिट। ऐसे ही हुआ। फिर अगर पैसे नहीं मिले तो क्या करें? बैड डेट करते हैं। बस यहाँ असल में आपको बात समझाने की है। आपको क्या लगता है एक्चुअल लाइफ में ऐसे ही होता है? मतलब मिसाल के तौर पे एक बंदा मुझे पैसे नहीं दे रहा, अच्छा नहीं दे रहा, ओहो हमारे सर ने बताया था, हाँ मुझे याद है, बैड डेट की एंट्री पास कर दी, ऐसे होता है? तो आपने तो एकदम, मैंने आपसे पूछा जी क्या नाम है, एंट्री पास करें सेल्स की, आपने बता दी, आपने, मैंने कहा पैसे नहीं दे रहा, आपने फौरन एंट्री बता दी। तो आपको क्या लगता है इन दोनों एंट्री के बीच में कुछ नहीं होता होगा? क्या होता है? पैसे मांगते होंगे, फिर जब पैसे मांग के नहीं दे रहा बंदा, वो फिर लीगल नोटिस देते होंगे, लीगल ऑप्शंस देते होंगे। फिर आपने ये भी सोचा होगा कि भाई जब उधार पे दे रहे होंगे उस वक्त भी आपने सोचा होगा पता नहीं ये बंदा उधार वापस करे यार, तो आपने अपने आप को लीगली कहीं ना कहीं कवर किया होगा। ठीक है जी। सो ये सारे लीगल मैटर्स को देखता है एज एन अकाउंटेंट हम इस सब्जेक्ट। ये इतना सीधा नहीं है कि आपने सेल्स करी, पैसे नहीं दिए, बैड डेट हो गया, ऐसा नहीं है। इसके बीच में बहुत सारी लीगल एक जंग है, लीगल प्रिकॉशंस हैं। अच्छा, बेचने से पहले बहुत सारे लीगल प्रिकॉशंस, जैसे एक आम उर्दू में हम उसको कहते हैं गिरवी रखवाना, इंग्लिश में कहते हैं मॉर्टगेज। ठीक है। और लॉ की जबान में कहते हैं चार्ज, कि अगर आप मुझसे लोन मांगना है तो मैं आपसे कहूंगा भाई साहब मैं आपको लोन ऐसे नहीं दूंगा, पहले आप अपने घर मेरे पास गिरवी रखवा दें। उसकी पूरी लीगल डॉक्यूमेंटेशन हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अच्छा, एक मिसाल ये हो गई। दूसरी मिसाल, मतलब इस सब्जेक्ट के हवाले से, एफबीटी में हमने एक टॉपिक पढ़ा था फ्रॉड, और उसमें हमने पढ़ा था फ्रॉड कब होता है, कैसे होता है, उसको कैसे रोकें, और उसका बिजनेस पे क्या असर है, उस फ्रॉड के लीगल इंपैक्ट्स क्या होते हैं, वो हम इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। कि बिजनेस, देखिए फ्रॉड से बिजनेस को पैसे का नुकसान होता है वो तो है, बट फ्रॉड की वजह से उसकी लीगल हैंडलिंग कैसे होगी, वो इस हम सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। दो बातें हो गई। तीसरी बात, हमने एक एफबीटी में एक बात पढ़ी थी, आ, जब हम एम्प्लॉयर किसी एम्प्लॉय को नौकरी से निकालता है, एक हमने एक वर्ड पढ़ा था अनफेयर डिसमिसल। यानी क्या मतलब होता है अनफेयर डिसमिसल का?
किसी को याद है? बगैर किसी कॉज के उसको निकाल दिया। बगैर किसी कॉज के प्रॉपर रीजन के आपने उसको इसका मतलब है फॉर एवरी एम्प्लॉयर इट इज मैंडेटरी टू गिव अ प्रॉपर रीजन टू एम्प्लॉय डिसमिस करना। ये आप ये नहीं कह सकते तुम तो इतने अच्छे, तुम्हें कोई भी मिल जाएगा। यू नीड टू गिव अ प्रॉपर रीजन। दिस इज नॉट अ प्रॉपर रीजन कि तुम तो इतने अच्छे हो, तुम्हें कोई भी मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो लॉ कहता है भाई, अच्छा अब देखिए यहां एफबीटी खामोश हो गया। एफबीटी बोला भाई प्रॉपर रीजन दें निकालने से पहले। नहीं देंगे रीजन तो वो कौन सा कहलाएगा? अनफेयर डिसमिसल। बात खत्म हो गई। ना द क्वेश्चन अराइजेस व्हाट इज अ प्रॉपर रीजन। तो F4LW बताता है जी प्रॉपर रीजन वो है जिसको अदालत में साबित किया जा सके। तो सर अदालत में साबित किया जाना क्या मतलब? तो इस सब्जेक्ट में हम पढ़ेंगे। अभी तो मैं रीजन नहीं पढ़ा रहा, अभी मैं आपको बता रहा हूं ये सब्जेक्ट क्यों आ रहा है। ये इसलिए आ रहा है कि वो एफबीटी बहुत सारी जगहों पे इनकम्प्लीट है या उसकी फर्दर एक्सटेंशन की जरूरत है। तो अभी एफबीटी तो आपको बोला भाई बगैर रीजन के निकालोगे तो अनफेयर, बस। अब वो रीजन क्या है जो अदालत में एक्सेप्टेबल है? तो अदालत में क्या एक्सेप्टेबल है? मसलन एक आदमी की जाली डिग्री निकल आई, एक आदमी को नौकरी पे रखा हमने, बाद में वजह उसकी डिग्री जाली है, या उसका कोई ऐसा एक्शन, उसने दूसरे एम्प्लॉय का पिटाई करी, झगड़ा झगड़ा हुआ, सर फाड़ दिया। अब मुझे लग रहा है एक और ऐड करना पड़ेगा, जिसने स्ट्राइप वाली शर्ट पहनी। मुझे लग रहा है कि ये रीजन ऐड कर देना चाहिए। खबरदार किसी ने स्ट्राइप वाली शर्ट पहनी या स्टिंग बोला, मैं तो उसको अपनी कंपनी से फौरन निकाल दूंगा। जिसने बोला ठंडी स्टिंग मंगा ले, मैं बेटा शाबाश, अभी अभी निकल जा। अदालत की भी ऐसी की तैसी कंपनी बंद कर दूंगा मैं, इस बंदे को मैं नहीं रखूंगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? ये भी प्रॉपर रीजन है, लेकिन बहरहाल आउट ऑफ सिलेबस आप बताइएगा नहीं किसी को ये बात। सर अभी सोच रहा हूँ मैं, अभी मैं सोच रहा हूँ, जब मैं अपना लॉ बनाऊंगा ना उसमें ही डालूंगा। समझ में आ रही बात? चलें जी। तो ये एक कोर्स ऑब्जेक्टिव हमारा बुनियाद, और दूसरा ऑब्जेक्टिव ऑब्वियसली बात ये है कि हम एक अच्छा स्कोर करें एग्जाम में। ये दो बुनियादी, ये छोटा ऑब्जेक्टिव है, ये बड़ा ऑब्जेक्टिव है। ठीक है जी। अच्छा जी। दूसरी बड़ी अहम बात यह है मेरे भाई कि जितने एसीसी के लॉ के पेपर होते हैं उनमें होता है वेरिएंट। वेरिएंट का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? वेरिएंट का मतलब यह होता है, शैम्पू वाले बनाने वाले, जैसे एक मिसाल के तौर पे सनसिल्क है, वो येलो वाला भी बनाते हैं, ब्लैक वाला भी बनाते हैं, पिंक वाला भी बनाते हैं, ब्लू वाला भी बनाते हैं, मुख्तलिफ बनाते हैं। क्यों भाई? एक शैम्पू बना दे, दैट्स इट। इतने अलग 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 क्यों बनाते हैं? बिकॉज ऑफ हेयर टाइप। जैसी हेयर टाइप वैसा शैम्पू। इसी तरह लॉ के पेपर में भी वेरिएंट्स होते हैं। आपका जो वेरिएंट है जिसको हम लेके जाएंगे वो है ईएनजी, इंग्लिश लॉ। और भी वेरिएंट है, ग्लोबल भी है, जीएलओ भी है, वो हम फॉलो नहीं करते। ये वेरिएंट समझना इसलिए जरूरी है कि ये कहाँ कहाँ काम आएगा। ये भाई साहब कहाँ कहाँ काम आएगा? नंबर वन, जब आप सिलेबस अगर देखेंगे तो वहां पे ईएनजी वेरिएंट का ही सिलेबस देखना है आपने, ही मेक श्योर करना है। वैसे मैं तो सिलेबस दूंगा तो वो ईएनजी होगा, तो आपकी टेंशन नहीं, बट मैं मिसाल दे रहा हूँ। इसी तरह अगर आपको रिसोर्सेज, जब आप एजुकेशन हब पढ़ेंगे, तो आप जब सेलेक्ट करेंगे तो वहां ईएनजी सेलेक्ट कीजिएगा। ठीक है, जीएलओ सेलेक्ट नहीं करना। अच्छा, मेरा जो F4 का पेपर है, जो मेरे नोट्स हैं, वो बिल्कुल थीम फॉलो कर रहे हैं एजुकेशन हब की। यानी कि जो चैप्टर नंबर 1 एजुकेशन हब में, मेरा भी वही चैप्टर नंबर 1 है। और वो इतना रिजेंबल करता है इंशाअल्लाह ताला कि जब आप मेरा लेक्चर और नोट्स पढ़ लेंगे सही से, लेक्चर सुन लेंगे, नोट्स पढ़ लेंगे, उसके बाद जब आप एजुकेशन हब खोलेंगे तो वो 95% हो चुका होगा। 95 से भी ज्यादा ही होगा, मैं एहतियाता 95 कह रहा हूँ इंशाल्लाह। जब आप पढ़ लेंगे नोट्स और सुन लेंगे लेक्चर, तब जाहिर सी बात है। तो वो इंशाल्लाह एजुकेशन हब की बिल्कुल उसके ऊपर बना हुआ है। तो एजुकेशन हब के वक्त फिर आपने, अगर आपने किट करनी है, तो बीपीपी कैपलन की किट खरीदते हुए आपने उस पर देखना है उस पर ईएनजी लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ है। फिर आपने, अच्छा ये गलत लिख दिया मैंने ऊपर, पता है आप लोग भी टोन हुए में, रोजा लग रहा है मुझे लग रहा है। ये एजुकेशन हब नहीं लिखना था मुझे, यहाँ पे स्टडी हब लिखना था, और मैं एजुकेशन हब बोले जा रहा हूँ, आप भी सुन रहे हैं। स्टडी, मेरे जो लेक्चर है स्टडी हब के पैटर्न पे, सॉरी मैं एजुकेशन हब बोली। एजुकेशन तो अब आया, एजुकेशन हब मॉक।
एजुकेशन हब मॉक जब आप देंगे, देखे ना आप एजुकेशन हब मॉक, यहाँ पे सर दानिश होते हैं, वो सर फहीम के साथ वो लगा के देंगे आपके 3 एजुकेशन हब मॉक, जिस तरह FA1 MA2 वगैरह के थे, इसके भी हैं 3, और तीनों देना जरूरी है। ठीक है जी। तो एजुके स्टडी हब तो टेक्स्ट है, उसके अंदर क्वेश्चन में वो भी आपने करना है। ठीक है जी। और अल्लाह आपका भला करे, एक होता है स्पेसिमन एग्जाम, वो देखा है कभी आप लोगों ने? F4 का भी होता है, उसके अंदर भी आप जब सेलेक्ट करेंगे ना, तो आप वो ENG वेरिएंट आपको करना है। एग्जाम बुक कराते हुए ऐसा होता है, लेकिन आपने चूंकि ऑनलाइन बुकिंग नहीं करनी, आपने तो TSA से बुकिंग करानी है, बस आप देख लीजिएगा एहतियातन के वो स्लिप पे, और जहां वो आ रहा है वहां पे ENG है या नहीं, तो ये वो, लेकिन वो इंशाल्लाह वो होगा नहीं आपका, वो TSA वाले ENG ही बुक करा के देंगे आपको। यहाँ तक किसी का कोई सवाल? क्या होता है ग्लोबल और ये? ENG इज मोर रिलेटेड, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ग्लोबल जो होता है ना, वो थोड़ा जनरल सा होता है, और ENG स्पेसिफिक है यूके से। अब हम क्यों ENG पढ़ रहे हैं, देखें आपको ये पता होगा, जब पाकिस्तान बना तो यहाँ पर अंग्रेज थे उससे पहले, फिर उनका नहीं भाई हमारे बस की बात नहीं है इनको चलाना, तो वो हमें छोड़ के चले गए, अभी भी बड़े खुश हैं वो। ठीक है, जब वो देख रहे हैं सब चीजें, जब इन्होंने देखी सब बातें, तो उन्होंने कहा खुशी हम शायद छो हम नहीं है यहाँ पर है। तो आपको शायद अंदाजा हो कि जितने इंग्लिश लॉज है, शुरू में हमने क्या किया, जब पाकिस्तान बना 1947 में, हमने क्या किया, एज इट इज सारे इंग्लिश लॉज को पाकिस्तान में इंप्लीमेंट कर दिया, क्योंकि उस वक्त इतना टाइम नहीं था कि हम पूरे एकदम से बैठ के तो लॉ बनाए। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने उन तमाम लॉज को आहिस्ता आहिस्ता टेलर मेड के अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान, मगर जो उसकी बेस है ना, वो आज तक वही है जो इंग्लिश लॉ की। तो इट इज वेरी मच रिजेंबल्ड विद इंग्लिश लॉ, तो इसलिए हमारे लॉ के सबसे करीबी लॉ जो है ना, स्ट्रक्चर वाइज, वो ENG लॉ है। तो उसका फायदा जी, पाकिस्तान का जो स्ट्रक्चर है ना, स्ट्रक्चर की बात हो रही है अभी। आप देखे जैसे अंग्रेजों में देखा आपने, वो विग लगाते हैं व्हाइट कलर की, नहीं देखा आपने? जज नहीं देखा आपने, जज व्हाइट कलर की विग लगाते हैं, खवातीन जैसी विग, वो क्यों लगाते हैं पता है आपको? वो जब बहस करते हैं ना, उनको फील आती है खवातीन वाली। मैं मजाक लगा, आप लोग लॉजिक नहीं, यार सही तो मेरी बात को सीरियस नहीं लेते ना ये लोग, बस ये मुझे गुस्सा आता है। वो जब छोटे बालों के साथ बहस करते हैं ना, मजा ही नहीं आता। फिर वो करते हैं विग लगाते हैं बड़ी बड़ी खवातीन जैसी, माजरत समझाने के लिए, फिर जब वो बहस करते हैं अदालतों में, फिर उनको आती है फील। मजाक समझ, यही तो बात है ना। आइंदा नहीं बताऊंगा, आप काम की बातें बताऊंगा ही नहीं, मैं सिर्फ पढ़ाऊंगा। हैं? हाँ यार, आप सीरियस, वही तो नॉन सीरियस ले रहे हैं ना आप, बात को भाई को हल्का ले रहे हैं आप। फिर खुद जज से दो चार जजों से बात हुई, कह रहे हाँ यार मजा आता है। अबे जज भी तो बात करता है, जज भी बोल नहीं नहीं, जज आर्ग्यूमेंट होते हैं सारे। हाँ यार, तू तो सीरियस ही हो गया यार। चलो, अच्छा जी। तो ये हमारे सामने बच्चों, अच्छा ये तो हो गया जी, LW कोर्स ऑब्जेक्टिव हो गया, ये आ गया हमारा कोर्स आउटलाइन। बुनियादी तौर पे, अच्छा हम जो अब जो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ये 1 2 3 4, ये चैप्टर के नाम नहीं है, मैं पहले क्लियर कर दूं, ठीक है, ये एरियाज है। ठीक है, चैप्टर के नाम वही होंगे, जब पढ़ाऊंगा चैप्टर के नोट्स दूंगा तो आएगा, और वो एग्जैक्टली वही होंगे जो स्टडी हब में, जो स्टडी हब के पैटर्न है वही मेरा, ही मैं आपको बता चुका तफसील से। ठीक है, पहला एरिया जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों, वो है इंग्लिश लीगल सिस्टम, इसको ELS भी कहते हैं ये लोग, और ये इत्तेफाक से हमारा पहला चैप्टर भी यही है जो हम पढ़ेंगे, इंग्लिश लीगल सिस्टम। इसमें अंदर हम क्या पढ़ेंगे, अच्छा, अब हम इस वक्त ले रहे हैं ओवरव्यू ना एक, ठीक है जी, एक कि जी ये सब्जेक्ट है क्या, इसके अंदर है क्या, तो कोर्स का भी हम ओवरव्यू ले रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है मेरे भाई इंग्लिश लीगल सिस्टम। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हम सबसे पहले देखेंगे लॉ मेकिंग प्रोसेस। सबसे पहले तो हम देखेंगे लॉ बनता किधर है, तो अमल तो बाद में ना, समझना तो बाद में, सबसे पहले तो लॉ बनता किधर है। हाँ जी, कहाँ बनता है लॉ? ये तो एक जनरल बात, पूरी दुनिया में एक ही जगह है लॉ बनने की, पार्लियामेंट नहीं, कोर्ट नहीं, पार्लियामेंट। लॉ किधर बनता है मेरे भाई? तो हम पूरा लॉ मेकिंग प्रोसेस पढ़ेंगे, पहले बिल आता है, बिल कैसे प्रेजेंट होता है, फिर उस पर बहस होती है, फिर उस पे, फिर जैसे पाकिस्तान में डुअल सिस्टम है, पाकिस्तान में पहला स्टेप है नेशनल असेंबली, फिर सेनेट, फिर सदर के दस्तखत। यूके में है पहले हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, फिर
जो है रॉयल एक्सेंट। रॉयल एसेंट मिलता है, उसके बाद वो रॉयल एसेंट मतलब बादशाह की तरफ से उस पे वो एक्सेप्टेंस आती है। तो रॉय हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ लॉर्ड और बादशाह, ये तीन स्टेप में। पाकिस्तान का क्या है? नेशनल असेंबली, सेनेट, सदर, एक और जगह जाता है मैं नाम नहीं ले सकता। अच्छा अच्छा लगे, मैं डाले में बैठा हूँ, बच्चे कह रहे हैं हमारे सर है, देखो हमारे सर जा रहे हैं, है भाई। तो वो मुनासिब नहीं। अब आगे आप लोग समझ जा रहे हैं, ठीक है ना? जब वो करते हैं तो फिर वो हो जाता है। हाँ बिल्कुल वही। नंबर एक एरिया तो ये हो गया जी, हम इसमें लॉ मेकिंग प्रोसेस पढ़ेंगे। अच्छा, लॉ बनता पार्लियामेंट में है। किस शक्ल में होता है लॉ बच्चों? लॉ टेक्स्ट की शक्ल में होता है। क्या होता है? अब जो लॉ बनता है ना पार्लियामेंट में, वो टेक्स्ट की शक्ल में होता है। उस अल्फाज की इंटरप्रिटेशन, तशरीह, जिसको हम इंग्लिश उर्दू के उसमें नहीं पढ़ते थे, तशरीह करें, तो शायर इस शेर में ये कह रहा है। तो आपसे क्या कहा जा रहा था? लिखा तो शायरी किसने की है? फला फला शायर ने। आप बताएं इसमें क्या लिखा हुआ है और इस बात का मतलब क्या है? समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? तो लॉ बनता पार्लियामेंट में, इंटरप्रिटेशन कहां होती है उसकी? ये भी दुनिया में एक ही असूल है, और वो है जैसा आपने बोला था, कोर्ट। इंटरप्रिटेशन कहां होती है? अच्छा, ये हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे उस इंटरप्रिटेशन के रूल्स। क्या पढ़ेंगे? क्योंकि अदालत को भी ऐसे नहीं, आजाद नहीं छोड़ सकते, जो चाहे इंटरप्रिटेशन करते हैं, वो तो कुछ भी करते हैं, मेरा मतलब ये है, मुझे ख्याल में ये है, नहीं नहीं। लॉ कोर्ट को, जज को भी गाइडलाइंस देता है कि इन गाइडलाइंस की बुनियाद पे आपने इंटरप्रिटेशन करनी है। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं। मिसाल के तौर पे कोर्ट लॉ में लिखा हुआ है, जब एक शख्स दूसरे शख्स को जख्मी करे, मामूली जख्मी, हल्का सा जख्मी करे, माइनर, तो उसको 3 महीने कैद। मिसाल के तौर पे लॉ में लिखा। अब माइनर जख्मी की डेफिनेशन क्या है? और जितना, हाँ वो तो कम चोट, अब कम चोट की डेफिनेशन देखें। एक जख्म है, वो इंसान के हाथ के ऊपर है, और वही जख्म इंसान की किडनी पे आ जाए, जख्म एक जैसा है, लेकिन आप कहेंगे सजा किसको ज्यादा मिलेगी? जो किडनी पे मारे। अब वो बेचारा भाई, किडनी पे आप किसी की मारेंगे, वो बेचारा जाहिर है तो जान के लाले पड़ जाएंगे, फिर आईफोन भी नहीं खरीद सकता वो। तो अब आपने उसकी जिंदगी में इतने जो मसले मसाइल भर दिए हैं, तो अब देखने में तो जख्म एक जैसा है, लेकिन जज कहेगा भाई जख्म अगर ये हाथ के ऊपर है, तो इसकी चोट की डेफिनेशन अलग है। यही जख्म आपने घुटना मार के, मुक्का मार के किडनी पे मार दिया है, तो उसकी डेफिनेशन अलग है। तो ये कोर्ट फैसला करेगा कि वो जख्मी कितना जख्मी है, और ये कितना बड़ा जुर्म है, लिहाजा उसको कितनी सजा। अच्छा, उसमें कोर्ट में इस तरह लिखा होता है, जब लॉ बनता है ना, उसमें इस तरह लिखा होता है, एक शख्स दूसरे को जख्मी कर दे तो उसको 3 माह से 5 साल तक की कैद। लॉ जब बनता है ना, ब्रैकेट्स में बताता है चीजों कि 3 महीने से 5 साल। अब जज फैसला करते हैं 3 में, तो जज को उन्होंने एक गैप ब्रैकेट दे दिया कि 3 महीने से कम सजा नहीं होगी, और 5 साल से ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि जज को भी आसान आजाद नहीं छोड़ सकते। जज भी तो इंसान है ना, गलती कर सकता है, रिश्वत ले सकता है, पैसे खा सकता है, गुस्से में आ सकता है, वगैरह वगैरह। जज कैन बी मैनिपुलेटेड, कोर्ट्स कैन बी मैनिपुलेटेड। ये बात हो गई। फिर हम पढ़ेंगे इसके अंदर कोर्ट स्ट्रक्चर। अच्छा, जहां जहां पाकिस्तान और यूके का फर्क आएगा ना बहुत सारी जगहों पे, वो मैं आपको बताता जाऊंगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है? अब पाकिस्तान का कोर्ट स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले होती है सिटी कोर्ट, सिटी कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, सिटी कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। ये 3 स्टेप में। यूके का है सबसे पहले आपका, अल्लाह भला करे, काउंटी कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर कोर्ट ऑफ अपील, फिर सुप्रीम कोर्ट। वो 4 स्टेज में यूके का। तो वो इंशाल्लाह हम तफसील से पढ़ेंगे कोर्ट स्ट्रक्चर। फिर हम पढ़ेंगे इसमें जज कितने होते हैं, काउंटी कोर्ट में कितने जज होते हैं, हाई कोर्ट में कितने जज होते हैं, कोर्ट ऑफ अपील में कितने जज होते हैं, उन जज का नाम क्या है, सर्किट जज एक जज का टाइप है, ठीक है जी। और जो है डिस्ट्रिक्ट जज एक जज की टाइप है। तो किस कोर्ट में कौन सी टाइप का जज और कितने जज बैठते हैं? कितने क्यों होते हैं? आपने देखा होगा, बास फैसले होते हैं उनमें 3 3 जज होते हैं, 5 5 जज होते हैं। अब जैसे एक मिसाल है, थोड़ी सी पॉलिटिकल एग्जांपल, बट हम उसकी पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे, सिर्फ उसकी टेक्निकल साइड पे जाएंगे। ये
पीपल्स पार्टी के जो वो थे जुल्फिकार अली भुट्टो, उनको जिस अदालत ने फांसी दी थी उसमें मैं भूल गया 7 या 9 जज थे। तो एक सवाल है भाई, 7 या 9 जज क्यों बिठाए, एक जज बिठा लेते। यस, कि एक जज को मैनिपुलेट करना आसान है, उसको पैसे खिला दिए, डरा दिया, धमका दिया, जो भी काम कर लिया, या खुद जज की हटी हुई है मुलजिम से, उसकी बनती नहीं है भाई। तो वो तो बहुत सारे मसले हो सकते हैं। तो हमने कहा भाई एक जज नहीं, 7, डिपेंड करता है जितना केस सिवियर होता जाता है, जितना केस सेंसिटिव होता जाता है, उतने नंबर ऑफ जजेस। अब जाहिर है जुल्फिकार अली भुट्टो साहब पाकिस्तान के साबका वजीर आजम रहे थे जिस वक्त उनको फांसी, मतलब केस हुआ। अब सही हुआ गलत हो मैं उसमें नहीं जा रहा, मैं उस पॉलिटिकल साइड पे नहीं जा रहा ना, मैं उस जजमेंट को डिस्कस कर रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ उसकी टेक्निकल साइड बता रहा हूँ। तो जिस वक्त उनको फांसी हुई तो वो कौन थे उस वक्त, साबका वजीर आजम। अब एक वजीर आजम, अच्छा एक और बात भी है भाई, जब वजीर आजम पे केस चलेगा तो कितना पावरफुल होगा वो, तो उसके पास तो बड़ी पावर, साहब का ही सही, वजीर आजम तो वजीर आजम है ना, कितने उसके ताल्लुकात होंगे। तो भाई एक जज के काबू में नहीं आएगा वो। तो फिर वो क्या करते हैं, 1, 3, अच्छा कोशिश करते हैं ऑड नंबर में रखें। ठीक है, अब 5 जज है, 5 में से 3 ने का चोरी है, 2 ने का चोरी, तो फिर मेजोरिटी का फैसला हो जाता है। तो इसलिए कोशिश करते हैं ऑड नंबर में। बहरहाल वो सारी चीजें हम इंशाल्लाह इस, एक दो चीज और है लेकिन अभी वो टू डिफिकल्ट टू डिस्कस है, तो वो फिलहाल छोड़ दें उसको। ठीक है ना। जुडिशियल प्रेसिडेंट भी इसके अंदर कॉन्सेप्ट है, बट अभी वो जरा लफ्ज ज्यादा। जी बेटा, ज्यूरी उसको उसकी कॉम्बिनेशन को तो ज्यूरी कहते हैं, यानी कि 3 जज के पैनल को तो ज्यूरी कहते हैं। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, ये दूसरा एरिया है हमारा। देखिए सुबह से लेकर शाम तक हम बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अभी ये टीएसआई आप येंगो में आए मिसाल के तौर पे, तो आपने क्या किया, येंगो वाले के साथ कॉन्ट्रैक्ट। आपने टीएसए में एडमिशन लिया तो आपने टीएसए के साथ क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट। आपने कोल्ड ड्रिंक पी कैंटीन से, तो आपने कोल्ड ड्रिंक के लिए कैंटीन वाले से क्या किया। तो मैं और आप सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारे लीगल एग्रीमेंट्स लोगों के साथ करते हैं। उसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जब दो लोग या दो से ज्यादा लोग अपने आप को एक दूसरे के साथ लीगली बाउंड करते हैं। मैं ये कब बेचूंगा, आपने बोला ओके मैं कब खरीदूंगा, मैंने कहा मैं आपको कब दूंगा, आपने बोला मैं आपको 400 रुपए दूंगा। तो ये हम दोनों ने एक दूसरे को क्या कर लिया, लीगली बाउंड कर लिया। लॉ की जुबान में इसको क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, इसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, इसको बनाने वाला कौन और कौन बना सकता है, ये काफी इन डेप्थ टॉपिक है। इस हमारा जो स्टडी हब है उसमें F4 के 19 चैप्टर है, और 19 में से 3 चैप्टर कॉन्ट्रैक्ट लॉ के हैं। तो लेंथ वाइज तो शायद बहुत बड़ा ना हो, लेकिन डेप्थ वाइज बहुत ज्यादा है। लेंथ वाइज सबसे बड़ा कंपनी लॉ अभी आएगा, वो बताऊंगा मैं। डेप्थ वाइज सबसे ज्यादा ये कॉन्ट्रैक्ट लॉ है, इसमें बारीक चीजें बहुत ज्यादा हैं, माइन्यूट जो एलिमेंट्स है ना उसमें बहुत ज्यादा है वो। मैं एक बात कह रहा था, हाँ कॉन्ट्रैक्ट कर कौन सकता है, 18 साल से कम उम्र इंसान कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। अब उसके अंदर भी कुछ शर्त है, मिसाल के तौर पर अगर आपकी उम्र 17 साल है तो आप जमीन नहीं खरीद सकते, आप घर नहीं, अपना घर बेच नहीं सकते। ठीक है, हाँ जो नेसेसिटीज हैं उनका कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मतलब एक 17 साल का बच्चा अगर दुकान जाता है, ब्रेड खरीदता है, मक्खन खरीदता है, डबल रोटी, कोई बिस्किट, तो लॉ इस कॉन्ट्रैक्ट को अलाउ करता है। बट अगर एक 17 साल का बच्चा अब उसमें गवर्नमेंट के पास जाएगा, बोलेगा जी मुझे रजिस्ट्री करवानी है, अपना घर बेचना है, तो उसके किए हुए कॉन्ट्रैक्ट की कानूनी अहमियत नहीं है। बच्चा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, जिसको माइनर कहता है, 18 साल से कम। इंटॉक्सिकेटेड आदमी, अगर बाद में ये साबित हो जाए कि कॉन्ट्रैक्ट करते हुए वो शख्स नशे में था, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड नहीं होता, चूंकि कॉन्ट्रैक्ट करने की जो बुनियादी शर्त है वो उस पर पूरा ही नहीं उतरता। फिर पागल आदमी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। ऐसे कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं कि कॉन्ट्रैक्ट करने की भी शर्तें, कॉन्ट्रैक्ट फिर कॉन्ट्रैक्ट बाज औकात हो जाते हैं, उस पर अमल नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पे मैंने एक अपना घर इनको बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया, अभी कॉन्ट्रैक्ट हुआ, अमल दरामद नहीं हुआ। एक हफ्ते बाद पता चला हुकूमत ने वो जगह खरीद ली है और कहा है कि इसको हम तोड़ के, जैसे वो देखा है आपने लियारी एक्सप्रेसवे,
उस जो बना होगा तो रास्ते में बहुत सारे घर आए, कुछ आए, गवर्नमेंट ने क्या किया, उन सबको मार्क किया और वो सब खरीद लिया। अब 2 दिन पहले ही मैंने अपने घर का सौदा किया था, अदालत कहेगी भाई ये अब कॉन्ट्रैक्ट जो आपने किया है किसी और को घर बेचने का, इस पे अब अमल दरामद नहीं हो सकता, क्योंकि हुकूमत ने कहा है कि अब ये कोई घर खरीदेगा नहीं, बेचेगा नहीं, इसको हम खरीदेंगे, हम पैसे देंगे और यहां से हमने लियारी एक्सप्रेस वे निकालना है, व्हाट्सएवर जो भी रिक्वायरमेंट। तो एक सिनेरियो ये भी होता है कि कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, सही होता है, मगर किसी टेक्निकल रीजन की वजह से उस पर अमल दरामद नहीं हो सकता। ऐसी बहुत सारी चीजें कॉन्ट्रैक्ट लॉ में। फिर कॉन्ट्रैक्ट में कोई वॉयलेशन अगर करता है, पूरा नहीं करता, टाइम पे मैंने कब आपको बेचने का वादा किया था, मैं कब बेच नहीं रहा, वगैरह वगैरह, तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट कोई डिले करे तो क्या होगा, वगैरह वगैरह। ये बहुत तफसीली एरिया है हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है जी। तीसरा एरिया है हमारे पास लॉ ऑफ टॉट। इसको जाने से पहले इसका एक बैकग्राउंड समझें। जब भी अदालत में दो लोग कॉन्फ्लिक्ट लेके आते हैं, जब भी अदालत में दो लोग कॉन्फ्लिक्ट, जाहिर अदालत में कॉन्फ्लिक्ट ही लेके आएंगे ना, खुशी खुशी तो कोई भी नहीं आता। तो अदालत एक सवाल करती है कि क्या आप दोनों में कोई कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन है। क्या मतलब, आई रिपीट माई वर्ड्स, जब अदालत में कोई कॉन्फ्लिक्ट या डिस्प्यूट लेके आता है तो अदालत डिस्प्यूट लाने वाली दोनों पार्टी से पूछती है भाई केस तो बाद में चलेगा, पहले ये बताओ क्या तुम दोनों का आपस में कोई कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन है। मसलन, मसलन आप दोनों कौन हो, सर मैं मालिक मकान, ये किराएदार, और इल्जाम ये है कि ये मैं मालिक मकान हूं और ये किराएदार 6 महीने से मेरा किराया नहीं दे रहा, मैं बहुत परेशान हूं, मैं अदालत आ गया। तो जज कहेगा अच्छा इसका मतलब आप दोनों में कॉन्ट्रैक्ट है। हाँ जी कॉन्ट्रैक्ट है। तो अदालत कहेगी ठीक है, फिर आपके ऊपर जो लॉ अप्लाई होगा वो होगा कॉन्ट्रैक्ट लॉ। अगर आपके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ और फिर झगड़ा हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ और फिर झगड़ा हुआ, तो आपके ऊपर कौन सा लॉ अप्लाई होगा, कॉन्ट्रैक्ट लॉ। मगर अगर आपके दरमियान कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, मसलन जज साहब इन्होंने गाड़ी मार के मेरी गाड़ी की लाइट तोड़ दी है, तो जज कहेगा अच्छा आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं, नहीं जानते, क्या देखा ही पहली दफा है जिंदगी में कि ये गाड़ी चला रहे थे, मेरी गाड़ी खड़ी थी, आए धड़ करके गाड़ी पे इन्होंने लाइट तोड़ दी मेरी। तो इसका कहेंगे इसका मतलब आप दोनों में कोई कॉन्ट्रैक्ट। तो आप दोनों के दरमियान जो इस केस का फैसला होगा वो होगा लॉ ऑफ टॉर्ट। ये है हमारा टॉपिक, यानी कि लॉ ऑफ टॉर्ट। इसको इसको छोड़ दे, मैं थोड़ी देर के लिए रोक दें अभी मेरी बात। लॉ ऑफ टॉर्ट क्या होता है, लॉ ऑफ टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है। क्या है कि एक आदमी को ऐसा गलत काम करे जिससे किसी दूसरे को नुकसान हो। इसकी एक एग्जांपल दी मैंने, मैंने गलत गाड़ी चलाई जिसकी वजह से किसी और को क्या हो गया, नुकसान हो गया। समझ में आई बात, मैंने गाड़ी गलत पार्क कर दी, तो जो गलत पार्किंग की सूरत में जो मुझ पे केस करेगा वो कहे लॉ ऑफ टॉर्ट। मैंने अपने घर में कोई जानवर पाले हुए जिसकी आवाजों की वजह से या स्मेल की वजह से मोहल्ले वाले परेशान है, तो वो जो मोहल्ले वाले मेरे पे केस करेंगे वो है लॉ ऑफ टॉर्ट। मैं आपने या किसी ने फेसबुक पे शेयर कर दिया किसी के खिलाफ कोई बात जिससे उसका रेपुटेशनल डैमेज हो गया, तो वो बंदा जो आपके खिलाफ केस करेगा वो होगा लॉ ऑफ टॉर्ट। इसी तरह एक आदमी दुकान में गया, दुकान में उसको खरीदारी कर रहा, जब वो बाहर निकलने लगा तो मालिक, दुकान के मालिक ने कहा भाई तुम, मुझे तुम पे शक है, तुम चोरी कर रहे हो। कह रहे नहीं कोई चोरी वोरी नहीं कर रहा। कह रहे नहीं तुम चोरी कर रहे हो, और बैठ जाओ चौकीदार इसको बिठा लो, हम सीसीटीवी कैमरा चेक करेंगे। खैर सीसीटीवी कैमरा में चेक किया, 20-25 मिनट लग गए। 20-25 मिनट उसने बोला माजरत भाई हमें गलत फहमी हो गई थी, आप चोर। उसने बोला ऐसी की तैसी तुम्हारी, यार तुमने मुझे एक तो जबरदस्ती बंद किया यहाँ, पहली बात मुझ पे इल्जाम लगाया मैं चोर हूं, दूसरा तुमने 20 मिनट तक मुझे कैद में रखा अनऑफिशियली, तो मैं जो तुम पे केस करूंगा वो है लॉ ऑफ टॉर्ट के तहत। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज जहां दो लोगों में कोई रिलेशनशिप ना हो और फिर वो दूसरे से झगड़ा करें, तो ऐसे झगड़े को रिजॉल्व करने के लिए लॉ ऑफ टॉर्ट होता है। क्या ये बात समझ में आ रही है। एक आदमी मार्केट गया, अच्छा चले एक सवाल है आपसे, दो सवाल, दोनों सवाल सुने
और अपने पास नोट करिएगा कि इसमें से कौन सा कॉन्ट्रैक्ट लॉ के तहत होगा और कौन सा लॉ ऑफ टॉर्ट के तहत होगा। ठीक है, बोले कोई नहीं, सब सोचें। ठीक है, पहला सवाल, एक आदमी मॉल गया, मॉल में खरीदारी के लिए घूम फिर रहा था, उसका पांव फिसला क्योंकि वहां पानी पड़ा हुआ था, फर्श भी काफी जो था ना, फ्लोर वो स्लिपरी था क्योंकि टाइल बहुत स्लिपरी लगे हुए थे। वो बेचारे का पांव फिसला, गिरा और हड्डी टूट गई टांग की। उसने केस कर दिया मॉल एडमिनिस्ट्रेशन पे कि जी इन्होंने गफलत की वजह से मेरे साथ ये हुआ। बहरहाल अब लिखे अपने पास, बोले कोई नहीं कि ये टॉर्ट है या कॉन्ट्रैक्ट है, लिखे बोले कोई नहीं। ठीक है, हम बात करते हैं अभी इस पे। वन लिख के आगे लिख लें क्या है ये, टॉर्ट है या कॉन्ट्रैक्ट है। दूसरा सवाल, एक और आदमी मॉल गया, दुकानदार से शर्ट खरीदी। जब उसने शर्ट खरीदी तो वो जीन्स खरीदी मिसाल के तौर पर, जीन्स खरीद के घर आया, पहना, तो बाद में धोया तो उसने कलर छोड़ दिया। फिर वो दुकानदार के पास गया, दुकानदार को बोला भाई तो कलर छोड़ लिए जीन्स। तो उसने बोला कि भाई ये ऐसी है। ऐसे कैसे यार, झगड़ा हो गया उनका कि आपने खराब चीज बेची मुझे। दुकानदार ने कहा नहीं, कोई खराब वराब नहीं, ऐसी है। तो वो अदालत पहुंच गया, झगड़ा लेके, देखें जैसा मैंने इनसे शर्ट खरीदी थी और अभी शर्ट खराब क्वालिटी की निकली, अभी वापस भी नहीं करे, ब्ला 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 ब्ला। लिखे अपने पास, इज इट टॉट और कॉन्ट्रैक्ट, लिखे, फिर हम आगे बात करते हैं। बोले कोई नहीं। टू सवाल था, क्वेश्चन नंबर टू। जी, पहला सवाल, जो मॉल में स्लिप हुआ था वो कौन से लॉ के तहत केस करेगा? टॉर्ट के तहत। और जो बंदा मॉल गया और फिर सामान खरीदा, खराब निकला, फिर वापस नहीं कर रहा दुकानदार, कॉन्ट्रैक्ट लॉ। ये आपका इसका वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, लॉ ऑफ टॉर्ट अप्लाई कहाँ होता है। ठीक है, और बहुत सारी चीजें कोई किसी की जो है ना जगह पे गलत तरीके से घुस गया तो उस पर भी लॉ ऑफ टॉर्ट अप्लाई होता है, ये वो वगैरह वगैरह। अच्छा जी, चौथा एरिया है हमारा एम्प्लॉयमेंट लॉ। और अगर मैं आपको बताऊं, सबसे ज्यादा हमारा वास्ता कॉन्ट्रैक्ट लॉ से पड़ता है जिंदगी में और एम्प्लॉयमेंट लॉ से। बाकी से ही पड़ता है, लॉ ऑफ टॉर्ट कम होता है, मतलब होता है बट हर कोई कौन कौन कोई किसी पे केस करता है। लेकिन एम्प्लॉयमेंट लॉ तो, क्योंकि देखिए दो रास्ते हैं ना, आप एसी से करके या तो नौकरी करेंगे तो क्या बन जाएंगे, और अगर अपना कारोबार करेंगे तो क्या बन जाएंगे। तो दो ही रास्ते हैं ना, बाकी मतलब ऐसे तो खैर घर दामाद बनने का भी ऑप्शन है, बट मुझे नहीं पता आप लोगों को क्या खैर आदत नहीं। दो ही रास्ते आमतौर पर हैं। बस तो दो दो रास्ते हैं। नंबर एक, आप नौकरी करें तो क्या बन जाएंगे मेरे भाई, और या फिर आप क्या करेंगे, कारोबार करेंगे तो एम्प्लॉयर। और एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के दरमियान लीगल मैटर्स को कंट्रोल करने के लिए जो लॉ है हमारे पास, उसका नाम है मेरे भाई एम्प्लॉयमेंट लॉ। अभी हमने एक बात कर ली अनफेयर डिसमिसल की, करी थी ना। तो कौन सा लॉ बताएगा कि कौन सा रीजन वैलिड है निकाले जाने का? एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, एक और बात हमने पढ़ी थी कि अगर, जैसे चलो मैं आप पहले बल्कि पूछता हूं ना, एक था अनफेयर डिसमिसल, और ऐसे ही था एक और, सोचें, एक और डिसमिसल पढ़ा था, रॉन्गफुल डिसमिसल। क्या मतलब होता है रॉन्गफुल डिसमिसल का? नहीं, गलत वजह नहीं। नोटिस पीरियड क्या होता है, शाबाश, पहले ही बताएं। 1 महीने तक। ये तो एग्जाम्पल हो गई ना, 1 महीना टाइम देना। एम्प्लॉयर जब एम्प्लॉय को नौकरी से निकाले क्या दे उसको? टाइम। और एम्प्लॉय जब एम्प्लॉयर को छोड़ के जाए तो क्या दे उसको? टाइम। और इस टाइम को क्या कहते हैं? नोटिस पीरियड। और बगैर नोटिस पीरियड के निकालना क्या है? ये नहीं एकदम आप इंस्टाग्राम यूजर बन गए, अब ये क्या हुआ अचानक, ये प्रोफाइल पिक्चर कहां गायब हो गई, तो आपने तो टाइम दिया ही नहीं। तो असल में दिया था, जो थोड़ी देर पहले आपको बताया था ना, मेरे मामू के बेटे की सरकारी जॉब लग गई। हाँ हाँ हाँ, बस वहीं से आपका नोटिस पीरियड शुरू हो गया था। आपको पता नहीं चला, मगर आपका क्या शुरू हो गया था? नोटिस पीरियड शुरू हो गया था। हैं? हंसो नहीं, सीरियस बात है। हंस के ना तुम खराब नहीं करो लेक्चर को। दूसरी बात, अब एफबीटी ने तो भाई यहां तक बोला भाई नोटिस पीरियड के बगैर निकालेंगे तो क्या होगा, और यहाँ यहाँ क्या क्या एफबीटी हो गया साइलेंट। अब द क्वेश्चन इज कि व्हाट शुड बी द आइडियल नोटिस पीरियड। क्योंकि होता ही है कि जब नौकरी शुरू होती है तो आइडियली दोनों को डिसाइड कर लेना चाहिए। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को टाइम बता दे, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को, आपस में एग्रीमेंट, एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट में ही लिख लें कौन दूसरे को कितना टाइम देगा, ताकि आगे जाके झगड़ा ना हो। मगर होता है कि बाजू का हम डिसाइड करते हैं, बाजू का डिसाइड नहीं करते। अब द क्वेश्चन इज कि फर्स्ट करें डिसाइड नहीं किया,
और अब झगड़ा हो रहा है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को निकाल रहा है, तो अब कितना टाइम देगा? तो इसका जवाब है, एम्प्लॉयमेंट लॉ के अंदर पूरा फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले से हम निकालेंगे टाइम। उस फॉर्मूले में क्या क्या चीज देखेंगे? एम्प्लॉय की एज, कितने अरसे से वो नौकरी कर रहा है, ये दो तीन बातें देख के फिर फैसला होगा कि भाई इन साहब को अगर आप नौकरी से निकालेंगे तो इनको इतना टाइम देंगे, इन साहब को अगर आप नौकरी से निकालेंगे इतना टाइम देंगे, इन साहब को नौकरी से निकालेंगे इतना टाइम देंगे। इससे कम टाइम दिया तो फिर वो रॉन्गफुल डिसमिसल। कोई सवाल? तीसरी एक नई चीज यहाँ ऐड हो रही है, वो है समरी डिस। अभी हल्का सा बता रहा हूं, फिर तफसील तो इसी वक्त जब हम पढ़ेंगे तब आएगा। समरी डिसमिसल ये कि मैं इनको नौकरी से निकालूं भी, टाइम भी नहीं दूं। जब टाइम नहीं दे फिर पैसे दे दूं। मिसाल के तौर पे मैंने बोला भाई आपको नौकरी से निकालना है, लेकिन हम आपको एक महीने का टाइम नहीं दे रहे, एक महीने के पैसे दे रहे हैं। लोग कहते हैं तो फिर ये भी ठीक है, आप भी खुश मैं भी खुश, तो फिर इसको क्या कहते हैं? समरी डिसमिसल। तफसील बाद में पढ़ेंगे सर। अस्सलाम वालेकुम। काट तो आई थी फातिमा ना। और तुम्हारा भी नहीं। आदमी तैयब इब्राहिम। बेटा नाम सुनना, मेरे ख्याल में ना तुम लोग जो हो फातिमा के द्वारा 10 बच्चे इनरोल आ रहे हैं। जो तैयब इब्राहिम, फातिमा, अम्मारा, जमशेद मुर्तजा, असद अली। असद है कोई? नहीं। आमना, नबी, नीरज, सुहाना, मोमिन, हरीश। ठीक हो गया। दो चार छः आठ। अब 4 बच्चे ऐसे हैं जिनके मैंने नाम नहीं लिए, उनकी इनरोलमेंट एक्टिव नहीं है। सही है, कहीं से मिल लेना, उन्हें अपनी आईडी नोट करवा देंगे सर, कहीं से मिल के। नहीं ना, तो ऐसी करा दी उन्होंने तुम्हें। अब उन्होंने उन्होंने सर आए थे अटेंडेंस लेने, तो उसमें नाम नहीं था। सही है, अटेंडेंस में नाम नहीं था, तो मेरी आईडी नोट कर लें और मेरी इनरोलमेंट एक्टिव कर लें। चलोगे ये? ठीक है भाई, एम्प्लॉयमेंट लॉ हो गया। एम्प्लॉयमेंट लॉ के बाद अगला हमारा टॉपिक है एजेंसी लॉ। एजेंसी लॉ क्या होता है भाई? देखें, ये कॉन्ट्रैक्ट लॉ की एक्सटेंशन है। लिख क्यों नहीं रही? फिर मसला हो।
अच्छा जी, कॉन्ट्रैक्ट लॉ की एक्सटेंशन है ये एजेंसी लॉ। ठीक है जी। एजेंसी लॉ क्या होता है, देखिए बात को समझिएगा। अभी हमने थोड़ी देर पहले कॉन्ट्रैक्ट लॉ पढ़ा। कॉन्ट्रैक्ट लॉ का मतलब जब दो लोग आपस में एक दूसरे से बाउंड करते हैं, अपने आप को अग्री करते हैं, दैट्स कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। उस कॉन्ट्रैक्ट को कवर करने के लिए जो लॉ है हमारे पास वो कॉन्ट्रैक्ट लॉ। अब इसकी जरा एक और तफसील पढ़ लेते हैं। जब दो लोग डायरेक्टली एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसके लिए हमें चाहिए कॉन्ट्रैक्ट लॉ। जब दो लोग एक दूसरे से इनडायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मसलन आपने टीएसए में एडमिशन लिया, आप खुद आए थे या किसी को भेजा था? खुद आए थे। इसका मतलब है आप में और टीएसए के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट लॉ अप्लाई होता है। क्या अप्लाई होता है? लेकिन अगर आपको ऑस्ट्रेलिया की किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो आप क्या करेंगे? कंसल्टेंट को राब्ता करेंगे। क्यों भाई, खुद जाके अब सर खुद जाएंगे कैसे, ऑस्ट्रेलिया जाना है तो फिर हमें तो वहां लॉ का भी नहीं पता, प्रोसीजर का भी नहीं पता, इमिग्रेशन का भी नहीं पता, फिर मुझे तो कुछ पता ही नहीं ना। स्टूडेंट वीजा कैसे मिलता है, फिर वहां पे क्या बात है। तो हम एक काम करते हैं सर, एक एक्सपर्ट हैं एजुकेशन कंसल्टेंट, उनके पास चले जाते हैं। तो फिर इसका मतलब है आप उस ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी में इनडायरेक्ट एडमिशन ले रहे हैं थ्रू कंसल्टेंट, विच इज एजेंसी लॉ। हेयर यू नीड एजेंसी लॉ, चूंकि अब आपने क्या कर दिया है, एजेंट को बीच में इन्वॉल्व कर दिया है। तो अब आपको एजेंसी लॉ भी चाहिए और कॉन्ट्रैक्ट लॉ भी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट लॉ इसलिए चाहिए क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और एजेंट के थ्रू हो रहा है, तो इसमें लॉ को एक्सटेंशन की जरूरत पड़ी और उस एक्सटेंशन का नाम है एजेंसी लॉ। क्या ये बात समझ में आई? एक है कि आप घर खुद खरीदें, मैं घर बेच रहा हूं, आप घर खरीद रहे हैं, तो हम दोनों के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो कौन सा लॉ चाहिए? लेकिन आमतौर पर ऐसा, ना मेरे पास इतना टाइम है कि मैं घर ढूंढूं, ना आपके पास इतना टाइम है कि आप खरीदार ढूंढें, तो फिर हम बीच में किसको डाल देते हैं? स्टेट एजेंट को। अब जब स्टेट एजेंट आ गया तो अब इसका मतलब आप इनडायरेक्टली घर खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं, तो आपको किसकी जरूरत है? तो ऐसे बहुत सारे सिनेरियोज में जहां कॉन्ट्रैक्ट करवाने वाले कुछ एजेंट होते हैं, तो वहां पे एजेंसी लॉ चाहिए होता है। किसी का कोई सवाल? नेक्स्ट हमारे पास है पार्टनरशिप लॉ। इट्स वेरी सिंपल, देयर आर थ्री फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, सोल प्रोप्राइटरशिप या सोल ट्रेडर, दूसरा पार्टनरशिप, तीसरा लिमिटेड कंपनी। तो पार्टनरशिप लॉ एज द नेम सजेस्ट कवर करता है पार्टनरशिप्स को। पार्टनरशिप की डेफिनेशन हम इसके अंदर पढ़ेंगे कि पार्टनरशिप की डेफिनेशन ये है कि दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर कोई प्रॉफिट अर्न करने के लिए जो वेंचर करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? पार्टनरशिप। पार्टनरशिप बनती कैसे है, चलती कैसे है, किस पार्टनर को कितने पैसे मिलेंगे, टाइप्स ऑफ पार्टनर हम पढ़ेंगे, जनरल पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, फलाना पार्टनर, फिर किसको कितने पैसे मिलेंगे, किसकी कितनी लायबिलिटी होगी, या पार्टनरशिप बंद होगी तो क्या होगा, मुख्तलिफ केसेस हम पढ़ेंगे। अच्छा हाँ, एक बात हमने और जिक्र करनी थी, F4 के अंदर बहुत सारी जगहों पे केसेस हैं। ठीक है जी, बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें बात को समझाने के लिए हम एक्चुअल केस डिस्कस करेंगे, कि जो अदालत में केसेस होते हैं हम उन केसेस को डिस्कस करेंगे। जब वो पढ़ाऊंगा तो उसको नजर आ जाएगा केस, बट उसमें क्लैरिटी आप ये रखें कि एग्जाम में आपसे केस का नाम नहीं पूछेगा। ये नहीं पूछेगा भाई, जैसे ऐसे सवाल नहीं आएगा फला केस में क्या हुआ था। वो करेगा ये, उस केस जैसा एक सिनेरियो आपको दे देगा और आपसे पूछेगा बताओ इनमें से सही कौन है। तो अगर आपको केस समझ आया होगा तो आप इस सिनेरियो को भी अप्लाई कर दें। ऐसे नहीं पूछेगा कि ए वर्सेस बी वाले केस में बताओ क्या हुआ था, ऐसे नहीं पूछेगा आपसे। ठीक है? तो ऐसे बहुत सारे केस हुए, जैसे आप एक छोटी सी मिसाल दूं, एक केस था, उसमें क्या हुआ था, एक बंदे ने अपना कॉन्टैक्ट्स लेके आया, जान पहचान उसके सारे लोगों की, और एक बंदा जो था वो उसने पैसे लाया जिससे उन्होंने खरीद लिया कैमरे और सामान वामान, काफी महंगा खरीदा, और एक फोटोग्राफी की पार्टनरशिप बनाई उन्होंने, फोटोग्राफर की। 2 हफ्ते 3 हफ्ते में ही झगड़ा हो गया। जब झगड़ा हुआ, अच्छा 50-50% के पार्टनर थे, तो जो कॉन्टैक्ट्स लाया था उसने कहा अब सारा सामान बिकेगा और पैसे आधे आधे होंगे। उसने बोला भाई तुम तो पैसे लाए नहीं थे, उसने बोला पैसे नहीं लाया था, मैं तो कॉन्टैक्ट लेके आया। मैं तो कॉन्टैक्ट तो इस्तेमाल ही नहीं हुए, 2 हफ्ते में पार्टनरशिप खत्म हो गई। मैं लाखों रुपए के कैमरे, एक मिसाल दे रहा हूँ समझाने के लिए, लाखों रुपए के कैमरे लेके आया। बड़ा इन शॉर्ट ही उस झगड़े का आखिर में हल ये हुआ कि अदालत ने उस कैमरे को, सामान को बेच के पैसे आधे करने का हुक्म नहीं दिया, और वो जो दूसरा वाला पार्टनर था वो केस हार गया जो कॉन्ट्रैक्ट्स लेके आया था। ऐसे बहुत सारे केसेस हम पढ़तेंगे। सो पार्टनरशिप में भी ऐसे बहुत सारे केस आते हैं, जैसा सारी सारी मेहनत तो मैं करता था, ये खाली आके हुक्म चलाता था, वगैरह वगैरह वगैरह। ऐसे बहुत सारे केसेस हम पढ़ेंगे, उसके अंदर पार्टनरशिप लॉ हम देखेंगे। फिर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि पार्टनरशिप करते हुए तय ही नहीं की जाती बातें।
कि कौन सा पार्टनर कितना प्रॉफिट लेगा, कौन कितना काम करेगा, उस वक्त बस जज्बात में होता है आदमी, पार्टनरशिप कर लेते हैं, ठीक है। बाद में जब झगड़ा होता है तो हर चीज बुरी लगती है वो। तो आपको ये बात पता होगी अदालत के लॉ के तहत कि अगर पार्टनरशिप अग्रीमेंट में ना लिखा हो कि पार्टनरशिप का प्रॉफिट किस रेशो से बटेगा, तो किस रेशो से बटेगा, इक्वल बटेगा। अब भले वो दूसरा कैसा, जैसा मैं तो बहुत पैसा लाया था, मैं तो 10 लाख रुपए लाया था, ये 1 लाख रुपए लाया था, जज कहेगा कैपिटल कंट्रीब्यूशन की बेस पे नहीं होगा। जज साहब मैं तो 10 घंटे देता था, ये 1 घंटे देता था, जज कहेगा इनपुट पे भी नहीं हम फैसला करेंगे, एफर्ट पे भी फैसला। if it is not decided among partners how much ratio to be distributed about profit, it will be equal। अगर आपको चेंज करना है तो आप लिख लेते पहले, वगैरह वगैरह वगैरह। देर आर 3 टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप्स, अभी नाम बता देता हूँ तफसील से जब सब पढ़ेंगे। ऑर्डिनरी पार्टनरशिप, लिमिटेड पार्टनरशिप, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। जब एग्जाम में आपके सामने सवाल आएगा पार्टनरशिप का, मिसाल के तौर पे सवाल ये आया कि एक पार्टनरशिप है, उसमें ये तफसीलात हैं उसकी, उसमें एक पार्टनर मर गया, अब बताएं क्या होगा, पार्टनरशिप बंद होगी कि नहीं होगी? तो जवाब होगा डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ पार्टनरशिप। अगर ऑर्डिनरी पार्टनरशिप में पार्टनर मर जाए तो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है। अगर एलएलपी विच इज थर्ड टाइप ऑफ पार्टनरशिप, अगर एलएलपी में पार्टनर मर जाए तो पार्टनरशिप खत्म नहीं होती, चलती रहती है। तो सर ये हम कैसे फैसला करेंगे? वो जो सवाल के कंटेंट्स होंगे उनको देख के आपने फैसला करना है कि ये ऑर्डिनरी पार्टनरशिप है या दूसरी एलएलपी टाइप ऑफ पार्टनरशिप है, फिर आपने उसके हिसाब से जवाब देंगे। क्या ये एग्जाम्पल समझ में आई? नेक्स्ट हमारे पास है मेरे भाई कंपनी लॉ, और ये हमारे F4LW का सबसे बड़ा एरिया, इनफैक्ट इतना बड़ा एरिया कि 19 चैप्टर में 9 चैप्टर कंपनी लॉ के हैं। चैप्टर नंबर 9 से लेकर 18 तक, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, बल्कि सॉरी 10 चैप्टर, 9 नहीं 10 चैप्टर। चैप्टर नंबर 9 से लेकर चैप्टर नंबर 18 तक, वो टोटल 19 चैप्टर है। ये कंपनी लॉ के टॉपिक है। क्योंकि कंपनी लॉ सबसे बड़ा है सब अब इसमें मैं इसका ओवरव्यू भी क्या दूं, आसान लफ्जों में कंपनी बनेगी कैसे, पूरा कंपनी के मेकिंग फॉर्मेशन प्रोसेस हम पढ़ेंगे। डायरेक्टर कैसे अपॉइंट होते हैं, शेयर होल्डर कैसे आते हैं, टाइप्स ऑफ कैपिटल क्या होता है, डिविडेंड कैसे बटेगा, डायरेक्टर को रखेंगे कैसे, निकालेंगे कैसे, ऑडिटर को रखेंगे कैसे, निकालेंगे कैसे, कंपनी की जनरल मीटिंग्स कैसे होंगी, शेयर कैसे इशू होंगे, डायरेक्टर को कैसे पावर मिलेगी, डायरेक्टर की पावर कैसे खत्म होगी, कंपनी का नाम कैसे बदलेगा, कंपनी का कैपिटल अगर रिड्यूस करना, बहुत बहुत बड़ा एरिया है। तो बस इसका बहुत ज्यादा हम वो बहरे इस यही चीज बड़ी, तो समरी क्या सुना उसको क्या, ये तो 3 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, सोल प्रोपराइटर, पार्टनरशिप, और तीसरा क्या है, तो कंपनी लॉ को कवर करता है कंपनी लॉ। ठीक है जी। किसी का कोई सवाल? टाइप्स ऑफ कंपनीज, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, गारंटी लिमिटेड, अनलिमिटेड कंपनी, सिंगल मेंबर कंपनी, टाइप्स ऑफ कंपनी भी हम पढ़ेंगे, इसमें बहुत कुछ है, इसमें बस जाहिर है 10 चैप्टर हैं तो क्या कुछ होगा। कोई सवाल? एट्थ एरिया है फ्रॉडलेंट एंड क्रिमिनल ऑफेंस। ठीक है जी। अब आपको मैं एक बात मैं आप बताता हूँ, जैसे ये है एक चीज मैं बताऊं, अब मैं आप कहता हूँ ये एरियाज हैं। अब इसका एक चैप्टर है, इसके 3 चैप्टर हैं, ठीक है जी। इसके 2 चैप्टर है मेरे ख्याल से, भी याद नहीं आ रहा तो, इसके भी 2 चैप्टर हैं, 3 चैप्टर हैं, इसका एक चैप्टर है, इसके भी 2 चैप्टर हैं, इसके 10 चैप्टर है, इसका एक चैप्टर, तो ये कुल मिला के ऐसे करके कोई 19 चैप्टर है। ठीक है जी। तो ऐसे ये एरियाज है, चैप्टर नहीं, मैंने आपको पहले ही बात बताई थी जी। 22 हो गए? तो मैंने अंदाज से लिख रहा हूँ, है भाई, 22 हो गए, चैप्टर तो 19 है, 22 कैसे हो गए? 35 लाख का तो इन्वेस्टमेंट है हमारा, 36 लाख का घाटा कैसे हो गया? बराबर। फ्रॉडलेंट एंड क्रिमिनल ऑफेंस, ये चैप्टर जो है ना असल में एक्सटेंशन है उस चैप्टर का जो हमने एफबीटी में फ्रॉड का चैप्टर पढ़ा था। फ्रॉड में हमने पढ़ा था कि फ्रॉड का बिजनेस पे क्या असर है। अब हम पढ़ेंगे फ्रॉड की वजह से बिजनेस में क्या लीगल इश्यूज आते हैं। मसलन अब इसमें 2 मेजर एरियाज हैं समझाने के लिए, बहुत सारे एरियाज में एक एक करके बताता हूँ। एक एरिया है मिसाल के तौर पे इनसाइडर डीलिंग। इनसाइडर डीलिंग समझते हैं? किसी ने सुना है आप में से? बड़ा मशहूर आजकल तो, क्या होता है, जब किसी ऑर्गेनाइजेशन लिमिटेड कंपनी के अंदर की खबर, पब्लिक लिस्टेड कंपनी के अंदर की खबर कोई बाहर लाए
और उसकी बुनियाद पे खरीदो फरोख्त करे। मसलन आपको पता चल गया एलॉन मस्क छोड़ के जा रहा है टेस्ला, रिजाइन करने वाला अगले हफ्ते, तो धड़ाम करके शेयर्स नीचे आएंगे। इससे पहले कि एलॉन मस्क छोड़ के जाए आपने शेयर बेच दिए। तो ये जो खबर बाहर लाए और बाहर लाके उस पर आपने कोई डिसीजन लिया, इसको कहते हैं इनसाइडर डीलिंग। इसी तरह इसके अंदर है ब्राइबरी एक्ट, रिश्वत, अब वो पूरा तफसील है, रिश्वत लेने वाला, देने वाला, रिश्वत के लिए कहने वाला, वगैरह 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 सब। फिर है इसके अंदर जो है वो, अल्लाह आपका भला करे, हाँ, यार वो क्या होता है जो काले पैसे को सफेद करता है? मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा प्रोसेस क्या होता है, कैसे होता है, वगैरह वगैरह। भाई ये पढ़ाने का मकसद ये है कि आप इसको रोक सकें, ये करना नहीं है। ये जो करेगा अपनी कबर में खुद ही जवाब देगा। ये फरिश्ते नोट कर लें सीधे हाथ वाले भाईजान। आप कुछ मत करें, आप आराम से बैठिए। आपसे हैं मनी लॉन्ड्रिंग? नहीं नहीं, देखिए मनी लॉन्ड्रिंग की भी दो तीन शक्लें हैं ना। एक शक्ल ये है मनी लॉन्ड्रिंग की, मनी लॉन्ड्रिंग की एक शक्ल ये है कि आपने पैसे तो ठीक कमाए, उस पर टैक्स नहीं दिया, उस पर सजा कम है। एक है पैसे ही गलत कमाए। मिसाल के तौर पर आपने एक बिजनेस खोला स्कूल का, तो सही तरीके से आप काम करें, कोई गलत काम नहीं करे, कोई झूठ, कोई रिश्वत, खुदा ना खास्ता कोई गलत हराम कुछ नहीं, लेकिन उस पर टैक्स नहीं दिया आप, तो ये मनी लॉन्ड्रिंग की सबसे हल्की किस्म है। इसमें सजा भी सबसे कम है, इसमें जुर्माना होता है, जेल वेल नहीं जाते। ठीक। एक है कि भाई स्मगलिंग कर रहे हैं, मंशियात बेच रहे हैं, रिश्वत ले रहे हैं। अच्छा, मसला ये कि जो आदमी रिश्वत ले लेता है उसके साथ प्रॉब्लम ये होती है, रिश्वत ले तो ली, अब वो रिश्वत देखें, इनकम छुपाना आसान है, एक्सपेंस छुपाना मुश्किल है। आपको मैं एक बताऊं, नॉलेज के लिए एक बात बताऊं आपको मैं। कई साल पहले तक इनकम टैक्स वाले जो अपनी ऑडिट करते थे या जो इन्वेस्टिगेशन करते थे, वो इनकम बेस्ड इन्वेस्टिगेशंस करते थे। यानी कि वो आसान लफ्जों में वो कुरेदते थे, फाइंड आउट करते थे आपकी इनकम कितनी है। अब वो ये नहीं करते, क्योंकि इनकम छुपाना आसान है। अब वो जो चलते हैं ना, उनकी जो अप्रोच है वो एक्सपेंस बेस्ड अप्रोच है। मसलन इनकम टैक्स वाले बोलेंगे भाई साहब ये लीजिए, एक फॉर्म है, इसमें जितने आपने इस फॉर्म को भर दें, वो इन्वेस्टिगेशन बाद में करेंगे, पहला फॉर्म भरें। फॉर्म में लिखा होगा आप जिस घर में रहते हो आपका अपना है या किराया का है, किराया का है तो कितना किराया है, अपना है तो कहाँ से आया, फिर आपके बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं उसकी फीस कितनी है, आपके बिजली का बिल कितना आता है, ब्ला ब्ला ब्ला, सारे खर्चे। जब आप सारे खर्चे निकाल लेंगे तो सारे खर्चे होंगे मिसाल के तौर पे 2 लाख रुपए मिसाल है। तो इनकम टैक्स वाला कहेगा इसका मतलब है बच्चू 2 लाख तो तुम कमाते हो, जो खर्च कर रहे हो 2 लाख। अब या तो 2 लाख कमाते हो, 2 लाख से ऊपर कमाते हो, अब इस बताओ इस 2 लाख रुपए कहाँ से आए? क्योंकि देखिए जब आप अच्छे पैसे कमाएंगे, आप बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे, एसी चलाएंगे, तो बिजली का बिल आएगा, फिर अच्छी गाड़ी रखेंगे, अच्छा मोबाइल रखेंगे, बार बार डेबिट कार्ड स्वाइप करेंगे, इधर खाया उधर खाया। तो वो सब चीजें, ये क्यों गवर्नमेंट बार बार आपसे इनकरेज कर रही है भाई कार्ड स्वाइप? आपको पता ना पाकिस्तान के अंदर रेस्टोरेंट्स में कार्ड स्वाइप करने पे टैक्स कम लगता है और कैश पे टैक्स ज्यादा लगता है, 15% है और 8% है। ये क्यों है? वो गवर्नमेंट इनकरेज करी, जितनी डिजिटल करेंसी होती जाएगी, जितना डिजिटल ट्रांजैक्शन होती जाएंगी, उतना वो रिकॉर्ड में आप आते जाएंगे। जितना आप रिकॉर्ड में आते जाएंगे उतना टैक्स बचाना मुश्किल होता जाएगा। तो बहरहाल बात लंबी हो गई। जो मैं कहना चाह रहा था कि जब कोई रिश्वत से पैसे कमाता है, वो फंसता इस बात में है कि मैं खर्चा करूंगा तो फिर सवाल होगा ना पैसा आया कहां से। उसका हल है मनी लॉन्ड्रिंग। कि वो क्या कह रहे हैं, रिश्वत के पैसों से स्कूल खोल लिया, स्कूल चला, वहां से पैसे आए, किसी ने पूछा भाई पैसे कहां से आए, स्कूल है ना हमारा। लेकिन इसमें एक मसला है, वो हम पढ़ेंगे आगे जाके। वो मसला है कि लोग ये भी तो पूछ सकते हैं कि भाई स्कूल के पैसे कहां से आए, तो वो भी हम तरीका सिखाएंगे वो कैसे छुपाना है। अल्लाह ना करे, मतलब आपने पे पकड़ना है कैसे ये। ठीक है भाई, ये भाई खुद ही करें जो जो आपके ऊपर है। और बहुत सारी इसमें चीज, अच्छा हाँ, इसमें दो एरियाज और हैं। कंपनी को चलाने के हवाले से, ऑपरेशंस में क्या फ्रॉड होते हैं, और कंपनी की क्लोज बंद करने में। दो मेजर एरियाज हैं फ्रॉड के। एक कम वो वो वाले फ्रॉड जो कंपनी के ऑपरेशन चलाने के हवाले से, और वो वाले फ्रॉड जो कंपनी के बंद। मैं एक मिसाल देता हूं, बंद करने से क्या मुराद है? एक कंपनी बंद हो गई, अब उसके पास थे 10 बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, बास कंपनी के पास तो सैकड़ों प्लॉट होते हैं। अब डायरेक्टर साहब ने किया कि एक प्लॉट गायब कर दिया, उसकी फाइल गायब कर दी, डेटा ही डिलीट करवा दिया, और उस प्लॉट पे अपना बनाया घर, अब वहां पे रहेंगे। समझ में आई कि नहीं आ रही बात?
तो ऐसे बहुत सारे फ्रॉड होते हैं, आइडेंटिफाई नहीं करते, एसेट गायब कर देते हैं, फॉल्स डिक्लेरेशन करते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये सब फ्रॉडुलेंट और क्रिमिनल ऑफेंस में आता है। आ जाए जरा एग्जाम फॉर्मेट पे इस सब्जेक्ट के। इट्स अ 2 आवर कंप्यूटर बेस्ड सीबीई ऑन डिमांड। जैसे आप FA1 MA1 की डेट बुक करते थे, इसकी जाके डेट बुक करेंगे। ठीक है जी। इसमें एक है सेक्शन नंबर ए, जिसके अंदर 25 क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स वाले। 2 मार्क वाले कौन से सवाल होते हैं? जिनके एमसीक्यूज के 4 ऑप्शंस होते हैं। फिर 20 सवाल ऐसे होंगे 1 मार्क वाले। 1 मार्क वाले कौन से होते हैं? जिनके या तो 3 ऑप्शंस होते हैं, या ये ट्रू एंड फॉल्स होते हैं। तो इनका 1 मार्क होता है। तो 25 वो, 20 वो, 45 क्वेश्चन हो गए। ये सेक्शन ए था। उसके बाद है सेक्शन बी। सेक्शन बी में 5 सवाल होते हैं, MTQs, मल्टीटास्क। हर सवाल का 6 नंबर होंगे। तो ये तकरीबन 30% ऑफ द पेपर। 6 6 नंबर वाले 5 सवाल MTQs। अच्छा, एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट, एफबीटी में तो ये था, एफबीटी में तो ये था कि हर सेक्शन से एक MTQ आना था। पता है ना आपको ये बात? यहां ऐसा नहीं है। यहाँ एग्जामिनर की मर्जी है, वो कॉन्ट्रैक्ट लॉ से दे दे, एम्प्लॉयमेंट लॉ से दे दे, कंपनी लॉ से दे दे, जहां उसका मत्था घूमा वो आपको वहां से MTQ बना के दे देगा। यहाँ डिफाइन नहीं है MTQ कहाँ से आएगा, किसी का कोई सवाल। अच्छा, ये मैं दूंगा, ये जो इसका PDF। तो ये ना भी करें तो मसला नहीं है कुछ। ठीक है जी। ये हो गया टोटल 100%, और ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। किसी का कोई सवाल इसमें? ठीक है जी। अच्छा, क्लास में क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने के लिए मेरा एक पैटर्न है। मैं ऑनलाइन एक सॉफ्टवेयर है, उसके जरिए कराता हूं। अब करें ये, हम 5 मिनट का हम ब्रेक ले रहे हैं। तो 5 मिनट में ना, अच्छा, एक उसका ना सैंपल एक टेस्ट मैंने बनाया हुआ है, जो आज हम करा रहे हैं, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि हाउ इट वर्क्स ना। तो अब आप करें ये कि 5 मिनट का हम ब्रेक ले रहे हैं। 5 मिनट में आप डेटा अपना कनेक्ट करके क्रूम खोल लीजिएगा। नहीं है तो उधर से किसी से हॉटस्पॉट ले लें, वरना मैं कहें तो मैं ये खुलवा दूं कंप्यूटर। तो आप लोग देख लें, जिसको करवाना है मुझे बता दें, फिर मैं बल्कि एहतियातन खुलवा ही लेता हूँ कंप्यूटर में। और कोशिश करें अगली क्लास से ना डेटा अरेंज कर लें तो अच्छा है। www.kahoot.it पे जाएं। ये लिखा ना बेटा, इतना बड़ा स्क्रीन पे आ रहा है ना। अच्छा, सॉरी सॉरी, सॉरी सॉरी। जी जी, आ रहा स्क्रीन पे आ रहा है। ये चले, अब आपको जो टाइम दिया था मैंने इसलिए दिया था कि आप वो देखते रहे, ढूंढे कहाँ चल रहा है, कौन सा चल रहा है, फिर उस पर जाके बैठे। Kahoot.it। जरूरी नहीं कंप्यूटर पे करें, अगर मोबाइल पे आपके चल रहा है डेटा तो चला लें। कोई और दूसरा, यहाँ देखें, यहाँ देखें कोई कंप्यूटर, वो देखें, ये भी चल रहा है मेरा। इस पे देखिए कोई चल रहा है इस रॉ में।
हाँ उधर चलिए। kahoot.it पे जाके फिर आप ये गेम पिन डालें और जो आपका नाम है जो घर वालों ने रखा है वही लिखें। कोई बात नहीं, बाहर आके वापस नाम डालना है अपन को। अबे भाई ये कोई फेमिनिस्ट आके सर्वर फाड़ देगी तुम्हारा। ये एयर के कौन है? नहीं चल रहा बेटा, मैंने उस वक्त बोला था आपसे चेक कर लें आप लोग, इसलिए तो आपको बोला था। जो ऑनलाइन बैठे हैं वो भी ऑनलाइन हो जाए इसके अंदर। kahoot.it पे ये गेम पिन डालें फिर अपना नाम डाल दें। सब लोग हो गए? कोई आप कहोगे बेटा लॉगिन? आप कहाँ, जल्दी करें जल्दी करें। टाइम इसलिए तो दिया था ये सब करने के लिए। हो गए भाई? जल्दी जल्दी जल्दी, 1 मिनट रह गया बस। हो गया आपका लॉगिन? अच्छा देखें, स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन आएगा। पहले 4-5 सेकंड तक सिर्फ क्वेश्चन आएगा, इधर भी आएगा आपकी स्क्रीन पे भी आएगा। आप वो सवाल पढ़ेंगे, उसके बाद टाइमर स्टार्ट होगा। ठीक है जी। उस नीचे 4 ऑप्शन आ रहे होंगे, आपने एक ऑप्शन क्लिक करना है। हर सवाल के 1000 पॉइंट्स हैं। जितनी जल्दी आप आंसर देंगे, आपको इन्होंने अगर फौरन आंसर दे दिया तो इनको 1000 पॉइंट्स मिलेंगे, 2-3 सेकंड के बाद दिया तो 900, फिर 800, 700, 600। जितनी देर से आप आंसर देंगे उतने कम पॉइंट्स मिलेंगे, मगर अगर गलत आंसर दिया तो सारे पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। तो पहले तो सबसे पहले प्रायोरिटी के सही आंसर हो, क्योंकि जल्दी के चक्कर में गलत आंसर देने से सारे पॉइंट्स लूज हो जाएंगे। क्या ये बात समझ में आई? आपके मोबाइल पे भी नहीं चल रहा? तो मैं इतनी देर से कह के क्या था, क्या चेक किया भाई? इधर आ जाए, इधर आ जाए। जी 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 जी। तो उतने टाइम इतने पॉइंट्स मिल जाएंगे, दोनों ने एक जैसा दिया तो 500-500 पॉइंट्स मिल जाएंगे। जी जल्दी करें जल्दी करें। kahoot.it पे जाएं। गेम पिन 6525452 ये लिखी हुई है स्क्रीन पे। इधर देखें, kahoot.it पे जाएं इधर। ठीक है जी। अकाउंटेंट विद लीगल नॉलेज, ठीक है जी। अब ये हमारे पास हर सवाल के बाद मैं जो है ना, हर कोशिश करूंगा हर एरिया के प्रैक्टिस क्वेश्चन जब कराऊंगा, तो हम ये हर 2-4 क्लासों के बाद ये करेंगे इंशाल्लाह ताला। हरीश कौन है? ये हरीश, हरीश ने सबसे पहला आंसर दिया होगा। फैजान, फैजान कौन है? ऑनलाइन होंगे फिर ये। अनुषा कौन है? अनुषा ये रही। रिदा कौन है?
ये भी ऑनलाइन होंगी। फिर ए आर के कौन है? ए आर के, ठीक है जी। ये 5 टॉप 5 दिखाएगा हमेशा ही। दिल में खामोशी से, आवाज में। तो चैप्टर ईएलएस कवर्स ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि हम इसमें कोड हायरार्की भी पढ़ेंगे, लॉ मेकिंग प्रोसेस भी पढ़ेंगे, लीगल इंटरप्रिटेशन प्रोसेस भी पढ़ेंगे। ये तीनों चीजें मैंने बताई थी उसमें, तो इसका ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है जी। ये 8 लोगों का ठीक हुआ, सॉरी 2 लोगों का सिर्फ ठीक हुआ। 2 लोग कौन है वो? एक ही। ठीक है जी। बाकी ये इन्होंने अब देखें, ये सही तो, ये वाला पॉइंट सही था, बट ये भी तो है, ये भी तो है, ये भी तो पढ़ाया था मैंने। सुहाना जो है पॉइंट नंबर 1 पे आ गई, एआर के सेकंड पोजीशन में, बाकी लोग फॉलोअर्स। ठीक है जी। कॉन्ट्रैक्ट लॉ क्या है? एक एग्रीमेंट है जो दो लोग आपस में, ऑब्लिगेशन के, मैं आपको चाय का कप बेचूंगा, आप मुझे पैसे देंगे, ये ऑब्लिगेशन, जिम्मेदारी, एंड विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ। इन्फोर्सेबल लॉ बाय लॉ का मतलब क्या है कि अगर एक आदमी कॉन्ट्रैक्ट पे अमल नहीं करेगा तो दूसरा अदालत जाके उस पर इन्फोर्स करवा सकता है। तो दिस वॉज द करेक्ट आंसर। और 8 लोगों ने क्लिक किया, व्हेन टू पीपल साइन अ पीस ऑफ पेपर इन एग्रीमेंट। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट के लिए रिटन फॉर्म में होना जरूरी। आपने ये जो यंको के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, जरूरी नहीं थोड़ी था। ये जो आपने कैंटीन से कोल्ड ड्रिंक खरीदी, ये कौन सा रिटन कॉन्ट्रैक्ट हुआ? लेकिन कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ। रिटन होना जरूरी नहीं है। आज का थोड़ा आसान भी है, जाहिर है, क्योंकि जेनरिक आज हमने बहुत ज्यादा तफसील में पढ़ा नहीं, तो इसलिए वो है। अच्छा जी। ये मोमिन हमारे पास जो है, वो मोमिन कौन है? मोमिन जो है टॉप 5 में आ गए, बाकी वही लेंगे, टॉप 5 वाले पुराने लोग हैं। जाहिर है, नेग्लिजेंस, आपने गलत गाड़ी पार्क करी या नेग्लिजेंस के साथ गाड़ी चलाई, फिर अब आप उसके पैसे भरेंगे, लाइट सही करवाएंगे, दैट्स मॉनेटरी कॉम्पनसेशन, पैसे देंगे। सो दैट्स ग्रीन, नेग्लिजेंस एंड मॉनेटरी कॉम्पनसेशन। बाकी तीनों क्वेश्चन गलत, ऑप्शन गलत थे। और ये अनुषा जो है वो टॉप 1 चली गई। और फैजान कौन है? ये फैजान टॉप 5 में आ गए। फैजान कौन है? ऑनलाइन। कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इन्फोर्स बाय लॉ होते हैं, और एग्रीमेंट जो एथिकल है, सोशल बाइंडिंग है। आपने अपने भाई के साथ वादा किया, जो भी वादे किए, दोस्त के साथ आपने दोस्त को बोला कि यार आज, दोस्त ने आपको बोला आज तुम कोल्ड ड्रिंक लो, कल मैं पिलाऊंगा, आपने पिला दी। अगले दिन उसकी बारी आई तो उसने बोला नहीं यार, मैंने कल रील देखी, बहुत नुकसानदेह होती है कोल्ड ड्रिंक। ठीक है। तो अब आप उस पर केस नहीं कर सकते। इट्स अ सोशल अंडरस्टैंडिंग। क्या है भाई ये? तो आपकी अम्मी ने जो आपसे पैसे लिए थे, ये कह के जब बड़े हो जाओगे तुम्हें पैसे दूंगी, ईदी के सारे रख लिए थे ना, अनफॉर्चुनेटली आपको मैं खबर दे रहा हूँ कि वो पैसे डूब गए। क्योंकि अम्मी और आपके दरमियान जितनी अंडरस्टैंडिंग है वो सब सोशल अंडरस्टैंडिंग है, और उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। उनके पास सर। ठीक है भाई। बाकी भी करवा लें। लॉ ऑफ टॉर्ट का मतलब क्या है? रॉन्ग डूइंग अगेंस्ट समवन्स पोजेशंस और पर्सनल सेफ्टी। ये सबका ही सही हो गया। और फैजान ने जो है ना क्लाइंब अप किया है। नेक्स्ट हमारे पास
इट्स लॉ विच गवर्न्स राइट्स बिटवीन इंडिविजुअल एंड देयर एम्प्लॉयर्स, यानी एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के दरमियान। ठीक है जी। ये तीन लोगों ने येलो वाला भी क्लिक किया, द लॉ सूट अगेंस्ट ऑल एम्प्लॉयर्स हु डिसोबे देयर बॉसेस। इंग्लिश भी खराब है। AR के 1 पोजीशन पे आ गए, हरीश 3rd पे, और जमशेद कौन है? जमशेद 1 2 3 भाई जो है वो, ये 1 2 3 रखना, इसको 3 2 1 नहीं करना, ठीक है। ये 4035 पे आ गया। अटेंडेंस हो गई भाई? इतना लंबा ब्रेक लिया, ब्रेक में क्यों नहीं आप लोगों ने अटेंडेंस लगाई? इनको मैं ब्रेक बोला, कनेक्ट हो जाए, कॉन्टी घूम रहे हैं। पेन पेन भी लाऊं? हाँ हाँ, पेन भी लाए, आप एक पेपर दे दें इनके बदले, ऐसे नहीं कर सकते। इनके बदले पेपर देते जाएगा। हाँ वही मैं कह रहा हूँ। ये देखिए 4529 4512 4312 41, सिर्फ एक एक दो दो सेकंड का फर्क है ये सब। हो गया बेटा? नहीं वो है AR के लाइट। लाइट क्यों लिखा तुमने बराबर? लाइट क्यों नहीं लिखा? फैन एडिशन FE होता ना, AR के FE। सैमसंग वाले सस्ता मोबाइल निकालते हैं ना, थोड़ा सा फैन एडिशन कहते हैं उसको। हाँ हाँ, ऐसा होता है FE। हाँ ये मैं बताना भूल गया, अब दादा लगाए। 65 जी। पता नहीं, वो इधर आ गए होंगे ना, कि पहले उधर बैठे हुए थे, कंप्यूटर उधर आने था, तो मैंने कहा वो नहीं आएगा, आपको जाना पड़ेगा। 65, ये बताना। अच्छा, पाकिस्तान में रिटायरमेंट एज है 60। हाँ पाकिस्तान में 60 है, UK में 65 है। वो कौन तीन लोग हैं इनका सही तुक्का लगाए? 1 2 3। किसकी अटेंडेंस रह गई? और क्योंकि आज सैंपल है ना, तो ये छोटे इतने सवाल, इतने छोटे सवाल होते नहीं, सवाल बड़े होते हैं। क्यों एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप बनता है? कि जब कोई ऐसी स्किल है या नॉलेज है जो प्रिंसिपल के पास नहीं होती। आप अगर अपना घर बेच सकते होते तो आप क्यों एजेंसी को इन्वॉल्व करेंगे? आप नहीं कर सकते, आप ऑस्ट्रेलिया जाके नहीं एडमिशन ले सकते, यू लैक दैट स्किल, दैट्स व्हाई यू ऐड दैट कंसल्टेंट। ये ट्रू फॉल्स आगे पीछे होगा सबका, देख के करिएगा, ठीक है। फॉल्स ट्रू भी आ सकता है, ऐसा आगे दो देख के करिएगा। मस्ट बी बिटवीन 2%, थोड़ी 3 भी तो हो सकती है, 4 भी तो हो सकती है। इट्स वेरी कॉमन, कॉमन सेंस नहीं है, सिविक सेंस नहीं। चलो।
बोलना नहीं है भाई। रेड फ्लैग कौन था जो बोल रहा था रेड है भाई? ये कौन है हमारी जिंदगी में रेड फ्लैग? ये कोई यार बाद में बातें करना। ठीक है नहीं। तीन लोगों ने एज, अब मैंने बोला भी था रेशियो ऑफ कैपिटल में नहीं होगा जज साहब, ये मैंने 10 लाख लगाए थे, इसने 1 लाख लगाए, ये नहीं होगा। ये बात मैंने बोली भी थी अभी लेक्चर में। इक्वली है, पहले तो वो अदालत कहेगी डिसाइडेड, फिर वो इक्वली होगा। थर्ड लास्ट क्वेश्चन। इट इज टू सेट अप द कंपनी, उसकी लाइबिलिटी, डायरेक्टर्स की, ये वो सब चीजें इसके अंदर होती है। ठीक है जी। ये जिन्होंने रेड, ये जो है भाई साहब, लॉज रिलेटेड टू इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आइन बनाने के हवाले से इन्होंने किया कुछ भी। कहां से आते हैं ये लोग? क्यों आते हैं हमारे लोग? इतना आसान, ये तो आज इसमें इतना आसान होगा नहीं। ये तो बस एक चला रहे हैं बस हम काम समझाने के लिए, थोड़ा सा आज की क्लास भी थोड़ी कवर हो जाएगी। अच्छा, एक पॉलिटिकल फैक्टर, वो लॉ बोल रहा, लॉ कंपनी लॉ बोल रहे नहीं, मैं कुछ अलग करूंगा जिंदगी में, मैं क्यों सबके सह से चलूं, मैं अलग हूं। और ये बुरी बात है, ऐसे शो नहीं करते कौन है ये। लास्ट क्वेश्चन, ये तो इतना आसान। तो अभी भी सोच रहे हैं कुछ लोग? कौन दो लोग हैं सोचे आ रहे हैं? मेरे ख्याल से ऑनलाइन वाले ना, इस वक्त आए नहीं होंगे। बस सही किया भाई, इतना टाइम लगाया। ईएनजी। ठीक है जी। चलो जी, तीसरे नंबर पर हमारे पास तालिम है, तो कंजूसी नहीं करें। तालिम है अनुजा। चलो भाई। नहीं, वो अभी आएगा। तो हाँ नहीं, चलो भाई। और फोर्थ पे है एआर के, और पांचवे पे नंबर पे है जमशेद साहब। ठीक है जी, दिस इज हाउ विल गोना डू प्रैक्टिस। तो से मुलाकात होगी आप लोगों से। अच्छा मेरा जी, इनाम में आपको दुआएं मिलेंगी। इनाम में आपकी तैयारी अच्छी होगी इंशाल्लाह ताला। ठीक है। और अच्छा, मेरा जो है 10 दिन का उम्रे का प्लान है। तो हो सकता है हम 2-4 क्लासों का गैप लें, लेकिन वो लंबा प्लान नहीं, वो 10 दिन का मेरा प्लान है। तो इंशाल्लाह ताला फिर आपको टाइम टेबल, वैसे मोस्ट प्रोबेबली हमारा टाइम टेबल होगा जो 90% है, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे। ट्यूसडे और थर्सडे की फ्लाइट, जो फ्लाइट पर दिमाग में वो चल रहा है ना असल में। ट्यूसडे और थर्सडे की जो क्लास है वो ऐसी होगी, हाइब्रिड। और जो फ्राइडे की क्लास होगी वो ऑनलाइन होगी, सिर्फ ऑनलाइन। ठीक है जी, आप अपने घर बैठ के, अगर घर वाले आपको बर्दाश्त कर लें तो आप वरना लाइब्रेरी में आ जाए, वो आपका मैटर है, आपके घर वालों का मैटर है। और बस 10 दिन का इंशाल्लाह हम बीच में गैप लेंगे, उसमें हमारी 3 या 4 क्लासें जो है ना हमारी इफेक्ट होंगी। ठीक है। मैं वैसे कोशिश करूंगा वहां से एक आध क्लास ले लूँ। ठीक है। मक्के शरीफ से इंशाल्लाह ताला।